जी नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप पर आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं तेजेंद्र सिंह। यहाँ पर आपने हमें बनाया है यहाँ पर एक ब्रांड के रूप में, और ये इस ब्रांड के चलते हुए हम आपके लिए यहाँ पर कुछ कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, और आपने जो हमें प्रेरणा दी है ये सब उसी का कमाल है। तो इसी कमाल के चलते हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कोर्स, वो भी निःशुल्क। उस पर आपको कोई किसी प्रकार का कोई शुल्क पे नहीं करना, जिसमें पहली कैटेगरी में आपके लिए हम लोग लेकर आए सी टेट, दूसरी यहाँ पर यूपी टेट, तीसरा यहाँ पर एच टेट, चौथा यहाँ पर स्टेट टेट। और स्टेट टेट में यहाँ पर आपके जितने स्टेट के एग्जाम के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनमें आप यहाँ पर प्रैक्टिस और अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए डीएसएसबी, और डीएसएसबी में यहाँ पर पाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 की फुल टू तैयारी, जिसमें आप पाएंगे यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन जो कि कंपलसरी पेपर है सभी के लिए, और यहाँ पर जिसमें पाएंगे जनरल हिस्ट्री के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस, और आपके कॉमन 20 क्वेश्चंस जो कि पैडागोजी के। दूसरा पाएंगे यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर चाइल्डहुड में साइकोलॉजी के फर्स्ट पेपर में इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर हमें आप कॉल कर सकते हैं। 8279919537 पर आप अपनी क्वेरी का सुझाव पा सकते हैं। और इसी प्रकार से आपका विश्वास हमें यहाँ पर सफलता की बुलंदियों पर ले जा रहा है, और आपका विश्वास ही हमें यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहता है। तो इसी प्रकार से अपना विश्वास बनाते रहिए और बनाकर रखिए, और अपनी सफलता को कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए। तो धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजेंद्र सिंह आपके अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो क्या आपको पता है यहाँ पर आरटी एक्ट कब लागू किया गया, और इसको सबसे पहले किसने विचार रखा, और उस विचार के बारे में क्या कहा गया, कौन सा ईयर था। आरटीई एक्ट के बारे में क्या आप जानते हैं कि इसकी नींव 1968 में रखी गई थी। क्या आपको पता है इसमें एक स्कूल में अध्यापक को प्रति सप्ताह कितने घंटे पढ़ाना होता है, पूरे साल में कितने घंटे पढ़ाना होता है, कितने दिन पढ़ाना होता है। क्या आपको पता है एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है। क्या आपको पता है यहाँ पर एसएसए क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अनजानी बातें हैं। उन बातों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे यहाँ पर। इसके अलावा कुछ चीजें जहाँ पर इसका इतिहास है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कि संसद में इसे कब पारित किया गया, लोकसभा में कब पारित किया गया, इसे राज्यसभा में कब पारित किया गया, और हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा इसको कब पारित किया गया। तो यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और सारी चीजें हम लोग बिना कुछ देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि सबसे पहले इसके बारे में किसने कहा था। वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था, और इनके बारे में कि राइट टू एजुकेशन एक्ट हो, सभी को शिक्षा प्राप्त हो, सभी निःशुल्क और अनिवार्य रूप से पढ़ें, जो छोटे बच्चे उनको शिक्षा दी जाए। 1910 में, मतलब यहाँ पर 1910 में इन्होंने बात रखा। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ पर क्या था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों की सरकार थी, तो अंग्रेजों ने, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय थे तो अंग्रेजी विदेशी थे, और यहाँ पर इंग्लैंड से आए थे, तो इन्होंने उस बात को मना कर दिया, उस बात को इन्होंने एग्री नहीं किया। फिर बाद में यहाँ पर एक वर्धा सम्मेलन होता है। वर्धा सम्मेलन 1937 में किसकी अध्यक्षता में होता है? गांधी जी की अध्यक्षता में होते हैं, और गांधी जी ने भी यहाँ पर अपनी बात रखी कि भाई सभी को यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे अपने आप आत्मविश्वासी बन सके, सेल्फ डिपेंड हो सके, स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके। फिर यहाँ पर गांधी जी की बात से कुछ आगे बढ़ी, और यहाँ पर 1944 में बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर सार्जेंट योजना आई, और सार्जेंट योजना में भी कहा गया कि हाँ भाई निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, सभी बच्चों को दी जाए। तो यहाँ पर इनकी बात को कुछ आगे गवर्नमेंट ने, क्योंकि अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने यहाँ पर इस बात को स्वीकार किया, और यहाँ पर बहुत सारी कुछ छोटी छोटी योजनाएं चालू की। आगे बढ़ते यहाँ पर स्वतंत्र भारत, जब देश आजाद हो जाता है, हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, स्वतंत्रता की तरफ बढ़ते हैं, तो स्वतंत्रता जब हम लोग प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग के गठन किया जाता है,
अब यहाँ पर इस आयोग ने कहा कि भाई 1948 में जो आयोग था कि यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, क्योंकि शिक्षा का स्तर यदि बड़ा होगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भारत का निर्माण होगा। कहते हैं जिस देश में शिक्षा है उस देश में विकास कोई रोक नहीं सकता, और किसी भी देश के विकास की सबसे पहली सीढ़ी वहाँ की शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है। यदि वहाँ पर लोग, जनता, उसकी जो सिटीजन्स है यदि शिक्षित हो गए, एजुकेटेड हो गए, तो उस देश का डेवलपमेंट, विकास अपने आप ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एनपीए आती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाती है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 में, हमारे दुर्भाग्य था कि यहाँ पर 1968 में आई, लेकिन उसे किसी तरीके से वहाँ पर लागू नहीं किया गया। 90 फिर 86 में, फिर इसी तरह 88 में, तो इसी तरीके से 1990 और 1992 में आई। मतलब यहाँ पर इस पर कई बार विचार किए गए, कई बार वर्क किए गए, थोड़ा सा फंक्शन भी एक्टिव भी कर दिए गए, लेकिन पूर्णतः यदि बात करें तो 90 में यहाँ पर लागू किए गए, 1990 में, और फिर बाद में यहाँ पर चल के आगे चल के 1992 यहाँ पर किया गया वर्क, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं था। तो उस पर पुनः विचार करने के 86 में, यहाँ पर 1986 में, 1986 में बात रखी गई, फिर 88 में रखी गई, फिर यहाँ पर फिर उसमें पुनः परिवर्तन किए गए, और यहाँ पर पुनः परिवर्तन करके यहाँ पर 1992 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में जाना गया। फिर बाद में आगे बढ़े हम लोग 17 साल बाद, कितने बाद, 17 ईयर बाद, फिर 2009 में इस एजुकेशन एक्ट को, इस नियम को यहाँ पर लाया गया कि भाई सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। कितने सालों बाद, 17 वर्षों बाद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और यहाँ पर 20 जुलाई राज्यसभा में, यहाँ पर हमारे इसमें अपर हाउस में यहाँ पर बात की गई, 20 जुलाई 2009 में यहाँ पर कि भाई शिक्षा का, एजुकेशन का जो एक्ट है उसे लागू किया जाए। और इसी के चलते यहाँ पर आगे हमारे संसद में जो लोकसभा होते हैं, दूसरा ठीक है सदन होती है, लोअर सदन होती है, लोअर हाउस होते हैं, तो यहाँ पर 4 अगस्त 2009 में इस बात को एग्री कर दिया गया। और 26 अगस्त में यहाँ पर डिस्कशन हुआ, और 27 अगस्त को इस पे ठीक है सर्वसम्मति के साथ मान लिया गया कि हाँ भाई अब राइट टू एजुकेशन एक्ट, सभी का अधिकार होगा, सभी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट का जन्म होता है। और आज यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। कौन सी, प्राइमरी एजुकेशन है, जिसमें यहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई भी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देगा या दिया जाएगा बच्चे के द्वारा। लेकिन आज भी हमारे कुछ प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट संस्थान इस तरह की चंगुल में फंसा के रखते हैं कि वो उनसे एक मोटा डोनेशन के नाम पर, दान के नाम पर एक मोटा चंदा लिया जाता है, और चंदे के रूप में वहाँ पर अपने दूसरी जरूरतों को पूरा किया जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि भाई शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर में दान नहीं आएगा, और यदि उसे प्रोग्रेस नहीं करेगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो बच्चों का कैसे डेवलपमेंट होगा। लेकिन कुछ लोग अति करते हैं, बहुत ज़्यादा अति करते हैं, और उनसे लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें और चेंज हुई थी। इससे पहले 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का मूल अधिकार बनाने, यहाँ पर 2009 से पहले की कहानी है। 2009 से जब 1 दिसंबर 2002 को यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट की 1992 में तो बात की गई, लेकिन अब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया गया। यहाँ पर क्या कर देगा, मूल अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि भाई जो यहाँ पर जो बच्चे हो गए और जो 6 से 14 वर्ष 6 to 14 ईयर के बच्चे हो गए, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर हमारा 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2002 पारित किया गया। कौन सा, 2002 यानी कि 2002 अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए गए, और इस अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर सर्वसम्मति के द्वारा, कैसे, सर्वसम्मति के द्वारा इसको यहाँ पर अमेंडमेंट को संविधान में कर दिया गया कि अब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और सभी बच्चों को दी जाएगी। ये मूल अधिकार होगा बच्चों का, जो कि 16 to 14 ईयर के बच्चे हो गए। तो यहाँ पर पूरे भारत में इस चीज को यहाँ पर लागू कर दिया गया है संविधान में संशोधन के द्वारा। यह तो याद रखेंगे कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 86वां हुआ, ठीक है। कब हुआ, 2002 में हुआ, और ये संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया गया, जिसमें क्या किया गया, ये मूल अधिकार बना दिया गया, और यहाँ पर
सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार बना दे और अभिभावकों के लिए एक मूल कर्तव्य भी बना देगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी को, ठीक है, शिक्षा दिलाने का अधिकार और कर्तव्य है, ठीक है, अभिभावकों या पेरेंट्स का। तो इसी प्रक्रिया में, इसी प्रोसेस में जब यहाँ पर 1 दिसंबर में यहाँ पर इस बात को किया गया और महामहिम द्वारा, मतलब हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा, यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया गया और 12 और 13 दिसंबर को यहाँ पर लागू कर दिया गया पूरे भारत में। अब इसे कंटिन्यू माना गया। यहाँ पर आगे भी कुछ संशोधन हुए। तो यहाँ पर 21A में इसको मूलाधिकार बनाया गया। 86वां संशोधन तो हुआ, 86वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में, लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें 21A को यहाँ पर हमारा फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स बना दिए। और यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में जो माता पिता की जो ड्यूटी है वो 51A में यहाँ पर इसको ऐड कर दिया गया कि हर माता पिता का क्या हुआ, ये 11वां कर्तव्य था। अभी तक हमारे 10 कर्तव्य हुआ करते थे, फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करती थी 10, और अब ये 11वां हो गया। तो याद रखना फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, तो 11 है। तो याद रखना क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ पर 45वां संशोधन किया गया था अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 45 में, है ना, बात की गई थी। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग जो डिटेल में पढ़े हैं सारी चीजें, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। 20 जुलाई 2009 को और 4 अगस्त को यहाँ पर लोकसभा में और 26 अगस्त संसद द्वारा इसे पारित किया गया। और 21A के तहत यहाँ पर अब बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। अब लेकिन ये जो अधिकार था जिस समय ये लागू किया गया था 2010 में, पूरे भारत में तो लागू हो गए थे, लेकिन यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब क्या होगा, जो जम्मू कश्मीर था, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ये लागू नहीं था, लेकिन 2019 के बाद, 18 के बाद, मतलब 18-19 के बाद यहाँ पर वहां पर भी लागू होते हैं, क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन वहां पर क्या था, जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान हुआ करता था, अब वो संविधान ही खत्म कर दिया। अब जब वहां का संविधान खत्म कर दिया तो यहाँ पर पूरे भारत में एक ही संविधान होगा, जो जिसमें हम लोग यहाँ पर वर्क करते हैं, पूरी सरकार चलती है हमारी, सभी राज्यों का मानना उसमें होता है। अब यहाँ पर यदि बात करें, विश्व का 135वां देश बन गया भारत। कौन सा बन गया, यानी कि शिक्षा के अधिकार के लिए यहाँ पर जो मौलिक अधिकार बना देगा, बच्चों का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाने का जो हम लोग नंबर पाते हैं वो 135वां स्थान हम लोग पाते हैं। अब यहाँ पर पूरे देश में लागू कर देगा। और यदि बात करें यहाँ पर राजस्थान की, हम लोग यदि राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो यहाँ पर 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं। यहाँ पर इतनी 7 अध्याय 38 धाराएं, तो उसी के द्वारा यहाँ पर उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 निर्मित किया गया और उसमें 29 मार्च 2011 को पूरे राज्य में लागू कर देगा। लागू तो कर दिया। अब लागू करने के बाद यहाँ पर जितने भी सरकारी, गैर सरकारी, अनुदानित या फिर एडिड, नॉन एडिड, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है या फिर राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है या फिर किसी भी संस्थान से मान्यता प्राप्त है जो राजस्थान में स्थापित थे, राजस्थान बोर्ड से हो, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड से, जिसमें यहाँ पर 1 से 8 तक की पढ़ाई कराई जाती है स्कूलों में, वो एकदम फ्री होगी। और यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होगा। पूरे राज्य में ये नियम लागू कर दिया गया। ये बात आपको समझ में आ गई है ना। फिर यहाँ पर अब बात करते हैं कुछ इसके प्रावधान किए गए। क्या क्या प्रावधान किए, उन प्रावधानों में यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर कितने अध्याय हैं, 7 अध्याय है, धारा कितनी है, 38 धारा है, और उसमें क्या क्या किस यहाँ पर अध्याय है। यदि पहले अध्याय में बात करें, जैसे प्रारंभिक है, यहाँ पे प्रिलिमिनरी बात की जाती है। दूसरा यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तीसरा यहाँ पर समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य हैं। फोर्थ में यहाँ पर विद्यालय शिक्षकों के दायित्व हैं, स्कूल और टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर फोर्थ में ही, यहाँ पर फोर्थ का सेकंड पार्ट कह लीजिए इसका, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात की गई है यहाँ पर। और फिफ्थ में यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, मतलब यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात की गई है, याद रखेंगे यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है पार्ट। बाल अधिकारों का संरक्षण, 6 में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या क्या
अधिकार हैं उनके बारे में बात करिए, साथ में मिसलेनियस विविध यहाँ पर कुछ चीजें विशेष दी गई हैं। अब इन्हें डिटेल में जान लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 में जब अध्याय 1 की बात करें यहाँ पर, तो धारा 1 में अधिनियम का नाम एवं विस्तार तथा शुरू होने की तिथि, मतलब यहाँ पर पहले चैप्टर में क्या किए गए, यहाँ पर कहा गया, बताया गया कि ये अधिनियम कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। देखिए संपूर्ण देश में कंप्लीटली पूर्णतः रूप से 1 अप्रैल 2010, और वैसे इसे संसद द्वारा कब पारित किया, यहाँ पर 2009 में, लेकिन पूर्णतः रूप से 2008 एक्ट को यहाँ पर 2010 में से संशोधन अधिनियम 2012 जो 1 अगस्त 2012 से लागू है उसकी। ठीक है, यहाँ पर 2012 1 अगस्त 2012 से संपूर्ण भारत में अब ये लागू है ना, याद रखना। दूसरा चैप्टर यदि बात करें चैप्टर 2 में, यहाँ पर राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन में, यहाँ पर इसकी धारा 3 कौन सा है, यहाँ पर सेक्शन 3 में यहाँ पर निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक बालिका के लिए, जिसमें यहाँ पर धारा 2 के सभी बालक बालिका शामिल हो गए। बालक से किसी प्रकार की फीस या वह भुगतान नहीं किया जाएगा, मतलब यहाँ पर दूसरा, बच्चे से किसी प्रकार की यहाँ पर फीस नहीं ली जाएगी, ना उससे कोई चार्ज किया जाएगा, ना उस पर किसी तरह का कोई क्या किया जाएगा, कोई बर्डन नहीं डाला जाएगा। तो यहाँ पर फ्री एजुकेशन की बात की जाती है। यहाँ पर यदि धारा 5 में यदि बात करें, धारा 5 के फर्स्ट पार्ट में अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार अर्थात टीसी प्राप्त करने का अधिकार, यहाँ पर टीसी प्राप्त कर सकते हैं। टीसी अब क्या करते थे कुछ स्कूल वाले, पहले टीसी नहीं देते थे बच्चों को, यहाँ पर या उनके माता पिता को अपने स्कूल का बच्चों का ट्रांसफर कहीं दूसरे स्कूल में करा सके, या फिर उनके वहाँ पर बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो वो क्या करते, हर माँ बाप चाहते हैं बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो, तो स्कूल की कमी होती है या फिर टीचर की कमी होती है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता होते हैं, अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कराना चाहते हैं। तो उसी कंडीशन में क्या होते थे, जो अध्यापक होते थे या फिर जो वहाँ पे जो हेड टीचर होते थे, स्कूल होता था, बच्चों की टीसी नहीं दिया करता था। अब यहाँ पर इस कंडीशन में उन्हें मजबूरन यहाँ पर टीसी देना होगा। अब उन्हें किसी भी स्कूल में दूसरे जाने से नहीं रोक सकते हो, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर यदि बात करें, धारा फर्स्ट हो गया, धारा सेकंड में यहाँ पर स्थानांतरण करने का अधिकार हो गया। धारा इसके दो थर्ड पार्ट है, धारा 5 बनेगी सेक्शन 5 में प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, यानी कि अब टीसी के रूप में यहाँ पर टीसी के लिए तो कर दिया जाएगा। अब उसमें एक आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ये टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। हर स्कूल में जब आपको होता है ना, तो लास्ट में एक पर्चा सा नाम दिया जाता है, इसने 10th क्लास पास की, इसने 9th क्लास पास की, इसने 12th पास की, तो ये सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाती है। बात करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में यदि बात करें यहाँ पर प्रॉपर गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी और पेरेंटल ड्यूटीज, यहाँ पर एक गवर्नमेंट ड्यूटी होगी और लोकल अथॉरिटी होगी, यानी कि स्कूल का जो संचालन होगा एक लोकल अथॉरिटी के द्वारा, इसके अंडर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर धारा 6 है, विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य, मतलब ठीक है, धारा 6 में हर गवर्नमेंट का अपने एक विशेष क्षेत्र में जहाँ पर बच्चे ज़्यादा है या फिर स्कूलों की कमी है, यहाँ पर शिक्षा का यहाँ पर ज़्यादा प्रचलन नहीं है, ज़्यादा वहाँ पर बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, रूरल एरिया है, अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे दूर दराज एरिया में बच्चों को जाना पड़ता है। बहुत केरल में चले जाइए, यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और कुछ नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहाँ पर पहाड़ों पर गांव बसे है तो वहाँ पर स्कूल नहीं है, तो उन्हें कई कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है। तो उसमें यहाँ पर उसके स्टेट के गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या है ड्यूटी, उसका मेन काम होगा अब यहाँ पर इसके द्वारा उन्हें विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। दूसरा, इसके साथ साथ में वित्त, यानी कि जो भी खर्चा होगा किसी प्रकार का विद्यालय को चलाने का, अध्यापकों को टीचरों को सैलरी देने का, बच्चों को यहाँ पर कॉपी किताब प्रोवाइड करने का, तो ये भी काम किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। लोकल अथॉरिटी जो भी होगी उसका काम ये होगा। बात करते हैं धारा 8 में, यहाँ पर टीचरों का ट्रेनिंग प्रशिक्षण सुविधाएं, मतलब जो धारा ठीक है सेक्शन 8 है, जो टीचर होंगे वहां पर अपॉइंटेड किए जाएंगे, उनको टीचरों को ट्रेनिंग की
प्रोविजन किया जाएगा वहां पर किसी तरीके से। और वो काम किसका होगा, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का होगा। जैसे कि आप देख रहे हो डाइट में ट्रेनिंग होती है, स्पेशल बीटीसी होती है, और प्लस और दूसरी सुविधा है जैसे कि आप बीएड बीटीसी करके आते हो, तो ये भी सारी सुविधाएं आपसे यहाँ पर दी जाएगी। प्लस यहाँ पर यदि बात करें धारा 8 के जो एफ पार्ट है यहाँ पर, उनमें यहाँ पर टीचरों की उपस्थिति और यहाँ पर शिक्षा से संबंधित जो रिकॉर्ड रखा जाएगा कि कहीं कोई कौन सा टीचर कब आया, किस अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, कितने बच्चे थे, कितने उनके बच्चों की किताब यहाँ पे रखी गई थी, या फिर उनके जो एजुकेशन से रिलेटेड जो आइटम्स थे। धारा 8 के जी पार्ट में समुचित सरकार के कर्तव्य धारा एच पाठ्यक्रम एवं पाठ्य संचित करना, मतलब यहाँ पर जो पूरा पाठ्यक्रम है उसके बारे में पूरी डिटेल करना। धारा जी में क्या है, पाठ्यक्रम जो हमारा सिलेबस है उससे रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठी करना। यहाँ पर जितने भी धारा 8 की यदि बात करें, अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब प्रशिक्षण तो देना ही देना, उनके लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराना कि उन्हें कब कौन सी चीजें जरूरत पड़ती हैं और कौन से उसमें यहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल कराने का इसका काम है। बात करते हैं चैप्टर 4 में स्कूल एंड टीचर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर स्कूल की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और टीचर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनके बारे में यहाँ पर चैप्टर 4 में बात की है। धारा 12 में बात की है। यहाँ पर हम लोग कुछ धाराएं यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, आपको बता दें, और क्योंकि यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं। बाकी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा, या फिर अपने जो भी अपनी गाइड वगैरह है वहां पर आपको डिटेल में मिल जाएगा, जो बुक्स वगैरह है। यहाँ पर स्कूल में अध्यापकों के दायित्व की यदि बात करते हैं तो दायित्व क्या हो गए, अध्यापक यहाँ पर समय से आएंगे, समय से अपने आइडियल रूप से रहेंगे और प्रॉपर ड्रेस में रहेंगे। अध्यापक स्कूल के जितने भी नियम कानून हो गए उनको मानेंगे। प्लस यहाँ पर बच्चों के प्रति क्या हो गए, दयावान हो गए, ठीक है, उनके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, उन्हें सही मार्गदर्शन करेंगे, उनके लिए सही समय पर उन्हें पूरा अपना जो पीरियड टाइम है उनको पढ़ाना होगा। जो घंटे हैं, जितने दिन हैं, 200 और 220, ठीक है, जो दिन है उन्हें पढ़ाना है 800 और 1000 घंटे। इनके बारे में बात करेंगे, 800 घंटे कहाँ और 1000 घंटे कहाँ, 200 कहाँ, 220 घंटे कहाँ, ये भी आपको क्वेश्चंस माइंड में बना रहेगा। बिल्कुल आज की क्लास में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर धारा 13 में, यदि सेक्शन 13 की बात करें, यहाँ पर किसी भी प्रकार से स्कूल के द्वारा बच्चे के पेरेंट्स या बच्चे से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस या फिर डोनेशन नहीं मांगा जाएगा। यदि इस तरह की कोई शिकायत मिलती है स्कूल के खिलाफ तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, उस पर प्रत्येक, यहाँ पर डे की बात करते हैं, प्रत्येक डे के हिसाब से उस पर जुर्माना लगाएगा 2500 रुपये या 50,000 रुपये पर डे के हिसाब से उसे यहाँ पर लिया जाएगा, यदि ऐसा कुछ किया जाता है। ऐसा हो रहा है आजकल स्कूलों में, स्कूल कॉलेजों में, जो बच्चे का एडमिशन लेने से पहले पेरेंट्स की क्या किया जाते हैं, यहाँ पर मीटिंग कराई जाती है और यहाँ से टीचर से जो टीचर पूछते हैं उनके पेरेंट्स से कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप घर में कौन क्या करते हैं। तो कुछ हायर स्कूल्स आज भी ऐसा करते हैं। आप अपने कमेंट्स के द्वारा यहाँ पर बताएं कि क्या ये बात सही है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है या माता पिता को पढ़ाना है। आप स्कूल खोल के क्यों बैठे, फीस किस ले रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर उनको बच्चों को लेते हैं जो एजुकेटेड बच्चे होते हैं या फिर पेरेंट्स होते हैं, मतलब मलाई आपको दे दी जाए, आप ले लेंगे, बाकी जो कूड़ा कचरा होगा वो सब इधर उधर डाल दिया जाएगा। तो मतलब ये आपके पैसा कमाने का एक इन्होंने बिजनेस बना लिया है, कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी गई है। मैं कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। यदि बात करें 14 की, यहाँ पर सेक्शन 14 की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रवेश के लिए आयु का सबूत जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र हो या ना हो एडमिशन दिया जाएगा। बच्चे को यहाँ पर मना नहीं किया जाएगा कि बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है। वो अपने अध्यापक के अपने विवेक के अनुसार, स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के अपने विवेक के अनुसार उसका एडमिशन ले लिया जाएगा। अब किसी को मना नहीं किया जाएगा। पहले क्या किया जाता था, बच्चे के यहाँ पर मना कर दिया जाता था कि बच्चे को अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका जन्म पत्र प्रमाण पत्र नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ पर अपने यहाँ पर क्या एडमिशन नहीं दे सकते। तो अब स्कूल ऐसा नहीं कर सकता है। बात करते हैं धारा 15 की,
प्रवेश तिथि का निर्धारण किया जाएगा। मतलब यहाँ पर एडमिशन कब और कब से कब तक किया लिया जाएगा, कब से कब तक लिया जाएगा और कितने बच्चों का लिया जाएगा, कितनी सीट्स हैं, इसके पूरी डिटेल यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या स्कूल के द्वारा इसको प्रमाणित किया जाएगा, बताया जाएगा। धारा 16 में किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, मतलब बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, कुछ चेंज किए गए। यहाँ पर धारा 16A के अनुसार यहाँ पर नियमित परीक्षा होगी 5 से 8 तक, यानी कि 1 से लेकर वैसे 8 तक की बात की जाती है। यहाँ पर एडमिशन भी दिया जाएगा, उनकी परीक्षा भी होगी, मतलब उनका एग्जाम भी होगा। और एग्जाम पहली बार पास कर लिया तो अच्छी बात है, यदि नहीं करता तो फिर उसे 2 माह के अंदर अंदर उसे दोबारा से मौका दिया जाएगा। और यदि वो उसमें भी पास नहीं होता बच्चा, उसको यहाँ पर एक और चांस दिया जाएगा अध्यापक के द्वारा या स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा। लेकिन हाँ, यदि वो तब भी पास नहीं होता तब उसे उस कंडीशन में उसी क्लास में रोक लिया जाएगा। अब इसमें परिवर्तन ला दिया गया था। तो आप अपना कमेंट्स बताइएगा, क्या बच्चे को यहाँ उस क्लास में रोका जाना अच्छी बात है या आगे बढ़ा देना चाहिए या उसे प्रमोट कर देना चाहिए? तो ये आप अपने मस्तिष्क के जो भी अपना विचार है उस बात को थोड़ा रखें, बताएं कि क्या सही है। और यदि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना है, पक्का दबाना है, क्योंकि तभी आपको आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दूसरा, धारा 17 बालक के शारीरिक वह मानसिक उत्पीड़न पर रोक, बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया। अब क्या होगा, पहले क्या किया जाता था, माता पिता के द्वारा कहा जाता था कि सर जी, गुरु जी, हमें बच्चे की क्या चाहिए, हड्डियां चाहिए, चमड़ी तुम ले लो। ठीक है, मतलब मांस नहीं चाहिए, हमें हड्डी चाहिए बस। इसका मतलब है कि बच्चे को पीटो, तोड़ो, पीटो, कुछ भी करो, बच्चे को सुधार दो। होता भी सही था बच्चे पे यहाँ पर, लेकिन कुछ कंडीशन में गलत भी होता था। जो टीचर होते थे वो बच्चे पर अपना गुस्सा उतार दिया करते थे और उसका हर्जाना पेरेंट्स को भुगतना पड़ता था, बच्चों को भुगतना पड़ता था। लेकिन कुछ कंडीशन में सही भी हो करते थे। कुछ जो शरारती बच्चे थे तो उनको सुधार दिया जाता था और वो अच्छे आगे जाके अच्छे व्यक्ति बन जाते थे। तो दोनों ही पक्ष अच्छे हैं, सही भी हैं। अब यहाँ पर लेकिन अब इस नियम के द्वारा, आरटी एक्ट के द्वारा बालक को मारा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, नहीं ही उसको मस्तिष्क के द्वारा उसको गाली गलौज या फिर किसी तरीके से उसको उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अब इस चीज का बंद कर दिया गया, मना कर दिया गया इस बात पर। धारा 18 की यदि बात करें, धारा यहाँ पे मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विद्यालय स्थापित करने पर रोक। मतलब अब जो स्कूल हो गए, स्कूल तभी यहाँ पर स्टेब्लिश किए जा सकते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो यहाँ पर क्या हो, रजिस्टर्ड हो, रजिस्ट्रेशन उनके पास हो। और यदि उन्होंने विदाउट रजिस्ट्रेशन ऐसा करने का प्रयास किया, स्कूल चलाने का प्रयास किया, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट उनसे वसूल करेगी। ठीक है, और वसूल कैसे करेगी, यदि बिना मान्यता प्राप्त के कोई भी स्कूल चलता पाएगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ के साथ उस स्कूल को बंद भी कर दिया जाएगा। उसके जो मैनेजमेंट कमेटी या मैनेजमेंट है, डायरेक्टर, स्कूल प्रिंसिपल है, उनके खिलाफ कानूनी हथकंडा अपनाया जाएगा और उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा, जिसमें 50,000 पर डे के हिसाब से या कुछ समथिंग ऐसा अमाउंट यहाँ से लिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर विद्यालय के प्रतिमान्य मानदंड। धारा 19 की यदि बात की जाए, धारा 19 में क्या है, यहाँ पर विद्यालय के प्रतिमान्य मानदंड, स्कूल नॉर्म्स एंड रूल रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पर हर एक स्कूल के रूल रेगुलेशन हो गए, रूल्स हो गए, रेगुलेशन हो गए। वो अपने यहाँ पर उनको बताएगा टीचर को कब क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए क्या रूल्स हैं, तो इनके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। टीचर्स कब किस टाइम आएगा, क्या करेंगे, अध्यापक अध्यापिका का क्या वर्क होगा। दूसरे यहाँ पर जो वर्कर हो गए, यहाँ पर स्कूल हेल्पिंग डिपार्टमेंट होगा या यहाँ पर जो पीपल्स हो गए उनका क्या वर्क होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। यदि बात करें चैप्टर 4 की, यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात की जाती है। चैप्टर 4 में यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट होगा, यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी। यहाँ पर एक समिति होगी। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति होगी।
स्कूल प्रबंधन समिति, जिसमें यहाँ पर माता पिता, संरक्षक यानी कि गार्जियन हो गए, विद्यालय के सभी शिक्षक और स्थानीय निकाय के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि यहाँ पर होंगे। यहाँ पे यदि बात करें, इसमें से 75% माता पिता या पेरेंट्स होंगे इस कमेटी में। मतलब पेरेंट्स कमेटी बनाई जाएगी, स्कूल प्रबंधन समिति बनाई जाएगी। हर एक स्कूल और हर एक प्लेस पे होते हैं। यहाँ पर सरकार ने इसे लागू कर दिया और कंपलसरी कर दिया कि अब ये इसके बगैर स्कूल प्रोसेस नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बात थी। अब यहाँ पे संरक्षक हो गए, 50% सदस्य स्तरीय होंगे। मतलब यहाँ पर जो अब यदि बात करें जो कमजोर वर्गों के माता पिता हैं वो भी यहाँ पर इसमें शामिल किए जाएंगे स्पेशल कमेटी पे, क्योंकि भाई स्कूल को यहाँ बढ़ोतरी करनी है, किसी को यहाँ पर बढ़ावा देना है, डेवलपमेंट कराना है, क्या कराना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से विकास किया जाए, उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर सभी तरह के टीचरों का, अध्यापकों का जो और प्लस माता पिता हैं वो अच्छे से बता सकते हैं बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से विकास किया जाए, स्कूल को कैसे और डेवलप किया जाए। तो इसके बारे में बात की जाती है। यहाँ पर पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो ये कमेटी इसलिए बनाई जाती है ना। तो ये स्कूल प्रबंधन समिति होती है, स्कूल की सारी रूल रेगुलेशन के बनाए के द्वारा, या कोई कानून तोड़ता है, कोई माता पिता आके क्या होता है टीचर को धुलाई कर देते हैं। होता था ना कई बार, थ्रेट दे दिया करते थे, कोई बच्चे की मारा नहीं और बच्चे की माँ ठीक है अपना धोती कुर्ता लेके अपने चढ़ जाती थी टीचर पर। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह होते थे, चिमटा फुगनी लेकर सब अब पीछे से हस्बैंड आते हैं, वो कहते हैं, वो हाथ जोड़ते हैं अध्यापक से और उनकी माँ करती है, वो उन्हें समझा के वापस ले जाते हैं कि भाई हमारे अच्छे के भले के लिए मारा पीटा गया, लेकिन अब तो आप कर ही नहीं सकते कुछ। तो ये कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। बात करते हैं यदि धारा 22 की, यहाँ पर धारा 22 की, तो विद्यालय विकास योजना की जाएगी। और ये विकास योजना किसके द्वारा की जाएगी? विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर अनुदान भी लिया जा सकता है, डोनेशन भी लिया जा सकता है, ठीक है, और सहायता भी ली जा सकती है। अब इसे गांव के किसी बड़े व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है अनुदान डेवलपमेंट के लिए, या फिर किसी गवर्नमेंट योजना के द्वारा भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर धारा 23 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 21 तो वेरी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर स्कूल प्रबंधन समिति 23 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 धारा 23 में 23 में यहाँ पर सेक्शन में शिक्षकों की योग्यता एवं सेवा की शर्तें की बात की गई। मतलब यहाँ पर अब जो अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और जो शिक्षक शिक्षिकाएं, जो अध्यापक अध्यापिकाएं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो 1 से 8 तक की जो क्लास कक्षा में यहाँ पर वो एक एजुकेटेड होंगे और ट्रेंड टीचर होंगे। यहाँ पर बीएड बीटीसी, जैसे आप लोग यहाँ पर बीएड और बीटीसी किए हो, उसी तरीके अध्यापक। अब ऐसे नहीं कोई शिक्षा मित्र किसी भी तरीके से, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, अब शिक्षा मित्रों की तरीके से या फिर कोई अन्य व्यक्तियों की तरह बिना ट्रेंड यहाँ पर शिक्षण है। अब यदि शिक्षा मित्रों की बात करें, उसमें भी काफी अच्छे लोग हैं, काफी अच्छे ट्रेंड है, और ऐसे तो हमारे यहाँ पर बीएड बीटीसी वाले भी बच्चे नहीं हो, लेकिन कुछ यहाँ पर उसके अपोजिट है। मतलब उन्हें पता ही नहीं क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, बस मजे ले रहे हैं अपने पढ़ने पढ़ाने। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और स्कूलों को ऐसे बुलंदियों पर पहुंचा दिया, उनका नाम पूरे राज्य में ही नहीं पूरे देश में नाम हो रहा है। तो यहाँ पर जो अध्यापक अध्यापिका की ट्रेनिंग होगी वो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराई जाएगी, जैसे एनसीटी के द्वारा कराई जाएगी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा इसका यहाँ पर, या फिर दूसरे अन्य डाइट के द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग की जाएगी, या फिर एनसीईआरटी के जो सिलेबस होता है उसके द्वारा यहाँ पर उनको ट्रेन किया जाएगा। बात करते हैं शिक्षकों के दायित्व की। टीचर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, यानी कि समय से आएंगे टीचर, समय से प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बनाएंगे, सिलेबस को डिजाइन करेंगे माता पिता की हेल्प से और दूसरे अन्य टीचरों की हेल्प से। बच्चों के पसंद को देखेंगे और नापसंद को देखेंगे, उनके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, बच्चों के एक प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बनाएंगे, स्कूल का पूरा टाइम टेबल बनाएंगे, तो और यहाँ पर बच्चों के लिए आइडियल एक्टिविटी करेंगे। स्कूल को अनुशासित रखने में उनका सहयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। स्कूल के टीचर ही होते हैं जो सब कुछ स्कूल को पूरे रखते हैं। बुनियाद पूरे स्कूल की शिक्षकों पर ही निर्भर होती है। तो ये टीचर होते हैं जो एक बच्चे को, एक बालक को कहते हैं कोरी स्लेट को, एकदम जो ब्लैंक स्लेट होती है, कोरी स्लेट होती है, उस कोरी स्लेट को पूरा क्या बना देते हैं, ठीक है, भर देते हैं उसमें संपूर्ण जगत का ज्ञान प्रदान करके। जैसे हम लोग आपके साथ प्रयास कर रहे हैं, यदि आपको ये प्रयास
सराहनीय लग रहे हैं और आप लगता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है, आपको बेहतरीन लेक्चर है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप अपने यहाँ पर दबाएंगे। आगे बढ़ते हैं। धारा 25 की यदि बात करें, यहाँ पर शिक्षक का अनुपात होगा, छात्र अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए। यहाँ पर यदि बात करें, यहाँ पर 30 छात्रों पर 1 अध्यापक होगा। जो प्राइमरी स्कूल की यदि बात करें, यहाँ पर धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा, 30 छात्रों पर 1 अध्यापक होगा। याद रखना 30 पर 1, 30 छात्रों पर 1 अध्यापक, या फिर 1 अध्यापक 30 छात्र उसके हिस्से में आएंगे। बात करते हैं यहाँ पर 30 से 60 तक, मतलब उससे अधिक हो जाते तो 2 अध्यापक हो गए, 2 टीचर होंगे। यदि यहाँ पर 61 से 90 तक, मतलब 1 से लेकर 90 तक यदि छात्र है तो 3 अध्यापक हो गए। और यदि 91 से लेकर 120, मतलब 91 से 91 से लेकर 120 है तो 4 अध्यापक हो गए। यदि 121 से लेकर 200 तक 5 अध्यापक हो गए। और 150 से अधिक यदि वहां पर छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं तो वहां पर एक हेड मास्टर जी भी होंगे, यानी कि जिन्हें प्रिंसिपल कहते हैं हम लोग। तो आपने जाना यहाँ पर क्या जाना, आपने यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक, ठीक है, 1 अध्यापक, 1 से लेकर 60 तक 2 अध्यापक, ठीक है, 1 से लेकर 90 तक 3 अध्यापक, और 1 से लेकर 120 तक 4 अध्यापक, और 1 से लेकर 150 तक 5 अध्यापक, प्लस हेड मास्टर जी भी हो गए, हेड टीचर भी हो गए, हेड टीचर जी भी होंगे। याद रहेगा आप तो बिल्कुल। अब इसी तरीके से यहाँ पर यदि विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियां विद्यालय में 10% से अधिक न हो, मतलब यदि 10% कम है, मतलब यदि हम बात करें 10 टीचर की यहाँ पर जरूरत है, यदि वहां पर 9 टीचर है तो कोई बात नहीं, 1 टीचर कम भी है तो काम चल जाएगा। तो इस तरीके से वहां पर 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 20 की जरूरत है और यहाँ पर 18 है तो काम चल जाएगा, 19 है काम चल जाएगा, 1 या 2 होने की कमी होने की वजह से ज्यादा यहाँ पर कमी ना हो। तो इस चीज के यहाँ पर बताया जाएगा। यदि वहां पर कमी है तो उसका रिकॉर्ड दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो भी जहां से उसका संबंध है, जहां से उसने अपना एफिलिएशन लिया हुआ है। ये रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमारे समय में तो खाली सीट पड़ी। हम लोग यदि खाली सीट न पड़ी तो यहाँ पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। धारा 27 गैर शिक्षक परियोजना हेतु शिक्षकों का अभियोजन करने पड़ते, मतलब अब यहाँ पर जो अध्यापक हो गए, शिक्षक शिक्षिकाएं हो गए, जो टीचर होंगे, उन टीचरों को या फिर स्कूल अध्यापकों को किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाता, लेकिन आज भी लगाए जाते हैं। जैसे वोटिंग में बीएलओ बना दिया जाता है, या फिर दूसरी यहाँ पर गतिविधियों में, पोलियो ड्रॉप पिलाने में, रजिस्ट्रेशन कराने में, ठीक है, जनसंख्या काउंटिंग कराने में, ये काम भी टीचरों का होता है। मतलब जितना रिकॉर्ड इधर उधर से कमाना है वो सारे टीचरों का होता है। तो यहाँ पर टीचर बचते भी उस चीज के काम करने, भाई हमें ठीक है एक्स्ट्रा काम करना है, क्योंकि इससे यहाँ पर उनके बच्चों का पढ़ाई पे काफी लॉस होता है। बात भी सही है। जो टीचर हैं, टीचर जी को पढ़ाने का कार्य दिया जाना चाहिए, न कि उनको साफ सफाई दूसरे कामों में। आजकल स्कूल कॉलेज में क्या होता है, कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग करने का होता है, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का काम हो जाता है, और दूसरे रजिस्ट्रेशन का, काउंसलिंग करो, फोन करके बुलाओ, तो ये काम टीचर का कोई होता है भाई, ये उसके लिए अलग से स्टाफ रखा जाता है। लेकिन स्कूल प्रबंधन समिति क्या करती है, या स्कूल क्या करते हैं, कॉलेज क्या करते हैं, अब सारे काम टीचरों पे सौंप देते हैं। कह रहे हैं ना, समझ के रहना है ना। धारा 28 के अनुसार यदि बात करें, शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण कार्य नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर अब यदि कोई सरकारी टीचर है और सरकारी जॉब करता है, वो कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, जहां पर उसे क्या कोई सैलरी मिल रही है, या फिर कोई किसी तरीके से उसे यहाँ पर अनुदान मिलता है या कोई डोनेशन मिलता है, वो किसी भी तरीके से प्राइवेट वर्क नहीं करेगा, या बच्चों को उसके लिए फोर्स नहीं करेगा। लेकिन कुछ टीचर्स आज भी फोर्स करते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ पे ट्यूशन लीजिए, हम आपको पास करेंगे, आपको हम यहाँ पर पेपर लीक करके दे देंगे। तो ऐसी कोई आप गतिविधि नहीं कराई जाएगी इस अधिनियम के द्वारा। इस पर क्या कर देगा, बंद कर देगा। धारा 29 चैप्टर 5 की बात करें, यहाँ पर सिलेबस और कंप्लीटेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि किस तरीके से पूरा किया जाएगा, क्या सिलेबस होगा,
उसके बारे में यहाँ पर चैप्टर 5 में बात किए गए। तो चैप्टर 5 किसके लिए रिलेटेड है, यहाँ पर पाठ्यक्रम से रिलेटेड है। धारा 29 में यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या होगा, मूल्यांकन प्रणाली क्या होगी, मतलब टेस्ट कैसे लिया जाएगा, किस तरीके से बच्चों का इवेल्युएशन किया जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। यही नहीं, यहाँ पर जो इनका पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा इसको यहाँ पर बनाया जाएगा और इसी को यहाँ पर घोषित किया जाएगा। और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी द्वारा और राज्य सरकार में अलग अलग राज्य सरकार द्वारा, जिस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान सरकार ने राज्य शैक्षिक संस्थान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की और सभी राज्यों ने इस तरीके से अपने यहाँ पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की। जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पर हम देखते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी है। हर एक स्टेट का अपना अनुसंधान केंद्र होगा जहाँ पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। लेकिन अब संपूर्ण भारत में क्या होने जा रहे हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा ही यहाँ पर सारे कार्य संभाले जाएंगे, किए जाएंगे और उसी के द्वारा जो यहाँ पर एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको लागू किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। बात करते हैं धारा 30 की, परीक्षा एवं पूर्णतः प्रमाण पत्र प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर बालक द्वारा बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे प्रमाण पत्र जाए। मतलब अब आपको पता नहीं एजुकेशन के यहाँ पर फर्रे मिलते रहेंगे, लेटर मिलते रहेंगे, आप पास करते जाइए, एग्जाम देते जाइए, ठीक है। हमारे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र देते तो दिया जाता है कि हाँ इसने 10th पास कर ली, 12th पास कर लिया, इसने बीए कर लिया, इसे एमए कर लिया, लेकिन उसमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। वहां पे बस एक कागज का पत्र दे दिया जाता है, कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है और बच्चों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा डोनेशन देकर उन पर नंबर बढ़वा लिए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ठीक है बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है। दूसरा, सरकारी कमी, राज्य सरकार की कमी, केंद्र सरकार की कमी। तीसरा, यहाँ पर बच्चे भी यहाँ पर जो हमारे ठीक है आने वाली जो जनरेशन है उसमें भी इसकी कमी पाई जाएगी। अभी 2 साल जो बीत गए उसमें तो बहुत ज़्यादा कठिन समय रहा है। बात करते हैं धारा 31 की, बालक के शिक्षा के अधिकार की निगरानी मॉनिटरिंग बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पर बालक के अधिकार संरक्षण के बारे में यहाँ पर कमेटी बनाई जाएगी, कुछ स्पेशल आयोग बनाए जाएंगे। यहाँ पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रीय तो हो गई होगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग होगा और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग होगा, जो कि यहाँ पर बालकों की सुरक्षा के लिए होगा। बालकों को किसी प्रकार से उन पर हरासमेंट ना हो, शारीरिक हो या मस्तिष्क की हरासमेंट ना हो। बात करते हैं 32 में, यहाँ पर शिकायतों का निपटारा, बालकों की शिकायत, मतलब यहाँ पर जो अध्यापक की द्वारा सुनी गई बालकों की शिकायतें उनको निपटारा करने की बात की गई, या बालकों के द्वारा कोई किसी तरीके से किसी शिकायत है, किसी बच्चे ने आपस में गुत्थमगुत्थी हो गई, पेरेंट्स से लड़ाई हो गई, किसी टीचर की कोई शिकायत करनी है या फिर बच्चों को आपस में शिकायत करनी है, तो वो सारी उन शिकायतों के लिए यहाँ पर कमेटी बनाई जाएगी। मैनेजमेंट कमेटी को स्कूल उन समस्याओं का हल करेगा। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन अधिकतम 15 सदस्य। यहाँ पर एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद होगा, राज्य सलाहकार परिषद भी होगा यहाँ पर, जिसमें 15 सदस्य हो गए। धारा 33 में याद रखना, धारा 33 में बात की गई। धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद होगा, ठीक है भाई। हमने देखा धारा 33 में 33 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति होगी और राज्य सलाहकार परिषद होगा। यहाँ पर परिषद बनाया जाएगा राज्य सलाहकार, जो कि स्कूल के बढ़ाने के लिए प्लस स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, अध्यापक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, स्कूल प्रोग्राम के लिए कुछ यहाँ पर ये सलाह देने का कार्य करेंगे। बात करते हैं चैप्टर 7 की। यहाँ पर चैप्टर 7 या लास्ट चैप्टर कह लीजिए, यहाँ पर धारा 35 केंद्र सरकार की शक्ति शैक्षणिक योजना बनाने की, और जो कि यहाँ पर इसके अलावा धारा 36 यदि बात करते हैं सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं होगी। मतलब कुछ भी योजनाएं बनानी है राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाएगी और यहाँ पर सक्षम अधिकारी को इसकी अनुमति दी जाएगी। कोई भी कार्य इनकी अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा। बात करते हैं यदि यहाँ पर 37 के विरुद्ध, धारा 37 के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद नहीं। मतलब यदि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी होगा, कोई भी उसने एक्टिविटी यहाँ पर की या कोई भी यहाँ पर नियम बनाएगा, तो उसको यहाँ पर न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। धारा 38
राज्य द्वारा केंद्र की योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य द्वारा यानी कि यहाँ पर जो केंद्र द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नियम लागू किया गया, अब वो लागू कौन करेगा? उसे राज्य सरकार उसे लागू करेगी स्कूलों में। धारा 38 का ये मेन मकसद है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपने देखा स्पेशल किस अध्यापक के लिए कौन कौन सी एजुकेशन जरूरी है, क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, क्या है, कौन से चैप्टर में क्या दिया गया है, कौन सी धारा में क्या दिया गया है, सेक्शन में या सेशन में क्या दिया। यदि आप इस सभी को देखकर आप सेटिस्फाई है, आपको काफ़ी अच्छा लगा, तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, परिवार के सदस्य बन जाइए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।